अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए एंड आरएनए। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी है ना, ये एक फिजिशियन था फ्रीडरिक ने इसको डिस्कवर किया था पास सेल्स की न्यूक्लियस से। कहाँ से ये डिस्कवर होते हैं? पास सेल्स की न्यूक्लियस से फ्रेडरिक फिजिशियन ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी आइसोलेशन कहाँ से हुई है? न्यूक्लियई से। इसलिए इसकी जो एसिडिक नेचर होने की वजह से इसका नाम जो है ना वो एसिडिक एसिड रख दिया गया है। एसिडिक एसिड से क्या मुराद है? इट इंक्लूड्स बोथ डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है जिसकी डिस्कवरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के हवाले से। तो वो मैंने आपको बता दिया है। वो टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज द आरएनए, सेकंड इज द डीएनए। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उसमें क्या क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोगों ने डीएनए से रिप्रेजेंट किया है, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरएनए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए के हवाले से। दैट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए है ना, ये क्रोमोसोम्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। सेल्स की न्यूक्लियस में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। इसकी एकरेंस कहाँ पे है? इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये कहाँ पे मौजूद होता है? सेल की न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उसी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं डीएनए अकर्स इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स। बहुत ही कम अमाउंट में जो है ना इसकी जो पोर्शन होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की। इसकी अकर्स कहाँ पे होती है? इट अकर्स इन द न्यूक्लियस, इट अकर्स इन द क्रोमोसोम्स, ठीक है। कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर। और क्रोमोसोम्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? सेल्स की न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ इसका पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ जो है वो क्लोरोप्लास्ट में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनए के हवाले से। दैट इज द राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। आरएनए कहाँ पे पाया जाता है जी? इट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। ये कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियोलस में मौजूद होता है। न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स, साइटोसोल और कुछ जो है ना इसकी अमाउंट वो दूसरे सेल्स के पार्ट्स में भी एग्जिस्ट करती हैं। इट प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, क्लियर है। इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स, और इसके अलावा जी साइटोसोल, साइटोसोल एज वेल एज अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स के अंदर भी जो है आरएनए एग्जिस्ट करता है। ये स्मॉल यूनिट्स के पॉलीमर्स हैं। दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स। राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है जी? ये पॉलीमर्स हैं स्मॉल यूनिट्स को। उन स्मॉल यूनिट्स को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। आरएनए क्या है? ये सब यूनिट है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियो NuCl, न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है जी। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या है? ये स्मॉल यूनिट्स हैं। किसके स्मॉल यूनिट्स हैं? पॉलीमर्स के। आरएनए को कंपोज किया गया है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। आरएनए को कहाँ से कंपोज किया गया? कंपोजिशन इसकी कैसी है जी? कंपोजिशन की बात करें, इट कंपोज्ड बाय राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर है जी। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है जी? ये 3 सब यूनिट्स से मिलकर इनकी कंपोजिशन होती है न्यूक्लियोटाइड्स की। ये क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ये कंपोज होता है
3 सब यूनिट्स के साथ। वन इज द 5 कार्बन मोनोसेक्राइड। क्लियर है जी। सेकेंड इज द पोर्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। सेकेंड किसका पोर्शन है जी? नाइट्रोजीनियस बेस का, ठीक है। एंड ये थर्ड कैटेगरी इज द फास्फोरिक एसिड। दूसरे लफ्ज़ों में एक तो इसके अंदर शुगर मौजूद होती है, ठीक है, सेकंड इज द बेस मौजूद होती है, और थर्ड जो है ना इसके अंदर फास्फोरिक ग्रुप ऐड होता है, फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। दीज आर द 3 सब यूनिट्स डेट मेक द न्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या न्यूक्लियोटाइड्स के हैं? ये पॉलीमर्स हैं स्मॉल यूनिट्स के। और न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स उस वक्त बनते हैं जब 3 सब यूनिट्स जो है ना वो आपस में मिलते हैं। वो 3 सब यूनिट्स कौन से हैं? 5 कार्बन मोनोसेक्राइड, सेकंड इज द बेस, थर्ड इज द फास्फोरिक ग्रुप। क्लियर है जी। अब हम बात करते हैं शुगर के हवाले से। डैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शुगर के बारे में। डैट इज द पेंटोस शुगर। इसके हवाले से पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर जो है ना आरएनए में वो राइबोस होती है, जबकि डीएनए की मैं बात करें तो वो डीऑक्सीराइबोस होती है। पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर आरएनए में डी पेंटोस शुगर कहाँ पे मौजूद होती है? डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर। पेंटोस इज प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। जबकि डी पेंटोस शुगर आरएनए के अंदर कौन सी मौजूद होती है? डेट इज द राइबोसोम। जबकि हम लोग पेंटोस शुगर डीएनए में बात करें, किसके अंदर? डीएनए में पेंटोस शुगर की बात करें, डेट इज डीऑक्सी राइबोस। कौन सी एग्जिस्ट करती है? डीऑक्सीराइबोस एग्जिस्ट करती है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी डीऑक्सीराइबोस के बाद नाइट्रोजीनियस बेस के ऊपर कि नाइट्रोजीनियस बेस में हम लोग किस तरह इसको देखते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। इसमें क्या आ जाते हैं जी? इसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज द पैरामिडिन, दैट इज द सिंगल स्ट्रैंड। पहली क्या है जी? पैरीमिडीन्स, that is the single strand, and the other category is purines, purines which is the double stranded। ये क्या है? डबल रिंग्ड है। पैरामिडीन क्या है जी? ये सिंगल रिंग्ड है। ये क्या है? सिंगल रिंग्ड है। जबकि प्यूरिन्स की बात करें तो ये क्या है? ये डबल रिंग है। क्लियर है। अब प्यूरिन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाता है दी एडिनिन और इसके साथ साथ गवाइन। दीज आर द सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनियस बेस डेट इज इंक्लूडिंग पैरामिडीन। जबकि प्यूरिन्स की बात करें तो ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्यूरिन्स क्या है? डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है। और इसमें हमारे पास आ जाती हैं प्यूरिन्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। पैरामिडीन्स क्या है? ये सिंगल रिंग्ड है। और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है साइटोसिन और थायामीन। इसमें क्या आ जाता है जी? साइटोसिन और गवानीन। दीज इज द सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड इन पैरामिडीन्स, ठीक है। जबकि प्यूरिन्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं एडिनिन आ जाता है और गवानीन आ जाता है। दिस इज द डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है। ये तो हो गया हमारे पास बेस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड के हवाले से। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के अंदर ये एबिलिटी होती है, इसने डेवलप करना होता है एस्टर लिंकेज को। इसकी क्या एबिलिटी है? इट डेवलप्स एस्टर लिंकेज।
इसने किसको डेवलप करना होता है जी, एस्टर लिंकेज को डेवलप करना होता है। और इसके साथ जो है ना OH ग्रुप बेसिकली इन्वॉल्व होता है पेंटोस का। एस्टर लिंकेज की फॉर्मेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है पेंटोस शुगर का, ठीक है। एसिड अटैच होते हैं पेंटोस शुगर की थर्ड पोजीशन पर, कार्बन जो मौजूद होती है उसके साथ क्या मौजूद होता है, फास्फोरिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है। तो इस तरह से बेसिकली क्या बन जाता है, एक एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज किससे डेवलप करना होता है, एस्टर लिंकेज डेवलप विद द हेल्प ऑफ फास्फोरिक एसिड। क्लियर है जी। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच होती है पेंटोस शुगर की पहली पोजीशन की कार्बन पर। नाइट्रोजीनियस, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को। आमतौर पर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें जो नाइट्रोजीनियस जो बेस है, नाइट्रोजीनियस बेस वो अटैच होती हैं फर्स्ट पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। क्लियर है जी। जबकि फास्फोरिक फास्फोरिक जो एसिड है वो अटैच्ड होता है उस कार्बन के ऊपर जो कि पेंटोस शुगर की थर्ड पोजीशन के ऊपर मौजूद है। थर्ड पोजीशन ऑफ पेंटोस शुगर। क्लियर है जी। अब पेंटोस शुगर जो है इसका ताल्लुक होता है फास्फेट के साथ, ताकि ये बना सके एस्टर लिंकेज को। इस लिंकेज को हम लोग फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम देते हैं। क्लियर है। मैं यहाँ पे आपको एक रिप्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज द एडेनिन, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ अटैच होता है जी राइबोस, दैट इज द शुगर, राइबोस अटैच होता है। और नेक्स्ट है इसके साथ अटैच है जी एक फास्फेट ग्रुप, फास्फेट्स ग्रुप। इन सब ने मिलके फॉर्मेशन करनी है ATP स्ट्रक्चर की। किसकी फॉर्मेशन करनी है जी, ATP स्ट्रक्चर की, जो कि करेंसी है, एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। एडेनिन, राइबोस और पेंटोस। मैंने ये कहा कि जब भी आमतौर पर जो न्यूक्लियोटाइड होता है ना उसकी जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो एडेनिन है ये क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, इसने अटैच होना है पेंटोस शुगर की फर्स्ट पोजीशन वाली कार्बन के साथ। जबकि जो एक फास्फोरिक एसिड अटैच होना है पेंटोस शुगर की थर्ड कार्बन के साथ, ठीक है। और जो फिफ्थ पोजीशन होगी ना पेंटोस शुगर की, वो बिल्कुल इसके बिहाइंड होगी चेन के अंदर। तो इस तरह की जो पेंटोस शुगर का जो एक लिंक है ना फास्फेट फार्मिंग डबल एस्टर लिंकेज के साथ, इस तरह का जो लिंक है ना वो बेसिकली कहलाता है फास्फो डाई एस्टर लिंकेज। ये क्या कहलाता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। फास्फोडाइएस्टर के दो डाइएस्टर की फॉर्मेशन हुई है, बाद में क्या है लिंकेज एक रब्त कायम हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के हवाले से। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये उस वक्त फॉर्म होता है जब बेस और पेंटोस शुगर जो है ना आपस में मिलती हैं। जब बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, पेंटोस शुगर आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। जबकि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ फास्फोरिक एसिड भी आ जाता है, यानी कि न्यूक्लियोसाइड के साथ साथ क्या आ जाता है, फास्फोरिक एसिड भी आ जाता है। तो इसने क्या बनाना होता है, न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन करनी होती है। और ये मैंने बताया कि ATP जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूक्लियोटाइड है
जो कि सेल के लिए एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्लियर है जी। अब जो डीएनए है ना, बेसिकली डीएनए वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए क्या है जी? एक हेरिडिटरी मटेरियल है। डीएनए डीएनए क्या है? एक हेरिडिटरी मटेरियल है। इसे कंट्रोल करना होता है सेल की तमाम पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को। डीएनए जो है ना वो कंपोज होते हैं 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के साथ। डीएनए में क्या होता है? 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास होता है डी एडिनोसिन अमोनो फास्फेट, ठीक है, डी गावानोसिन मोनोफास्फेट, डी साइटोडिन मोनोफास्फेट, एंड नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी दैट इज दी डी थायामिन डीऑक्सी थायामिडिन मोनोफास्फेट, thiamidine monophosphate. All these are the 4 different categories of nucleotides that make the formation of DNA. क्लियर है जी। पॉली न्यूक्लियोटाइड उस वक्त फॉर्म होते हैं जब एक लॉन्ग चेन में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं एक फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ, ताकि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर पॉली न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन कर सके। और जब भी 2 न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो डाई न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। और जब 3 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, तो इन्हें ट्राई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करनी होती है। किसकी करनी होती है? ट्राई न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करनी है। 2 मिले तो डाई बना, ठीक है, और 3 न्यूक्लियोटाइड मिले तो ट्राई बन जाता है। क्लियर है जी। आरएनए में हमने देखा आरएनए इसमें बेसिकली क्या होता है जी? इसमें होता है राइबोसोम्स इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन में राइबोसोम्स प्लस बेस, नाइट्रोजनस बेस मिलती है। तो इससे किसकी कंपोजिशन करनी होती है? इट मेक दी न्यूक्लियोसाइड्स। इससे किसकी फॉर्मेशन करनी होती है? न्यूक्लियोसाइड्स की फॉर्मेशन करनी है। क्लियर है। जबकि इन द केस ऑफ आरएनए, क्लियर है जी, जबकि अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें, दूसरे हम किसकी बात करें अगर? डीएनए की, इसकी डीएनए की, डीएनए, इसमें जो न्यूक्लियोसाइड्स है इसमें डीऑक्सीराइबोस और प्लस नाइट्रोजनियस बेस एग्जिस्ट करेगी। और इसके साथ साथ जो है इसमें क्या होगा जी? इसमें होगी डीऑक्सीराइबोस प्लस नाइट्रोजीनियस बेस इसलिए आपस में मिलकर क्या बनाना है? इसने फॉर्मेशन करनी है न्यूक्लियोसाइड्स की इन द केस ऑफ डीएनए। क्लियर है जी। अब निकोटाइनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी एक इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है। हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं NAD से। निकोटाइनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है जो कि मुख्तलिफ तरह की ऑक्सीडेटिव एक्टिविटीज़ में जो है ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। ये इम्पोर्टेंट क्या है? कोएंजाइम है। क्लियर है जी। ये बहुत ज़्यादा सेवरल ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शन में शामिल होता है। क्लियर है जी। मुख्तलिफ अमाउंट्स के जो बेस है ना डीएनए के अंदर, मुख्तलिफ जानवरों के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एग्जिस्ट करती हैं। क्लियर है। अब मैं बात करती हूँ डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको कंपोज किया था एडविन चार्ल्स गिफ ने 1951 के अंदर।
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इसको किसने डिस्कवर किया था? 1951 के अंदर डाटा मिला था, कुछ रेशो मिली थी डिफरेंट बेसिस के अंदर जो कि मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती थी। इस डाटा के अकॉर्डिंग एडेनिन और थायमिन, एडेनिन और इसके साथ साथ क्या जी, थायमिन, ये हमेशा इक्वल रेशो के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जबकि गवानीन और इसके अलावा साइटोसिन, इनका जो है वो लिंक क्या होता है, इनकी जो रेशो क्या होती है वो होती है इक्वल। ठीक है, अब यूरेनिक वेल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने इस्तेमाल की थी एक्स रेज डिफ्रैक्शन, ताकि वो डीएनए का जो है ना वो स्ट्रक्चर जान सके। फिर जेम्स डी वाटसन और फ्रैंकिंस क्रिक ने बिल्ड किया था डीएनए का स्केल मॉडल। सारा का सारा जो डाटा था ना उसको ऑब्टेन किया गया था स्ट्रॉन्गली सजेशंस के बाद, जिसमें डीएनए देखा गया कि इसमें दो जो है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एग्जिस्ट करती हैं। डीएनए के अंदर क्या एग्जिस्ट करती हैं? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एग्जिस्ट करती हैं। क्या एग्जिस्ट करती हैं? टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एग्जिस्ट करती हैं, या दूसरे लफ्ज़ हम लोग कहते हैं स्ट्रैंड्स एग्जिस्ट करती हैं। दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स ना वो कॉइल्ड राउंड है, वो क्या है? कॉइल्ड राउंड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये डबल हेलिक्स की फॉर्म में हो सकते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, या फिर हम लोग इसको नाम देते हैं ड्यूप्लिक्स का, ड्यूप्लिक्स। और ये दोनों के दोनों जो अपोजिट स्टैंड्स होते हैं ना, ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। ये क्या होते हैं? एंटी पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब ये दो जो चेन्स हैं ना जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंतहाई वीक है। एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, हेयर इज दिस स्ट्रक्चर, ये दो से ट्रेंड्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने देखना है जो थायमिन होगी ना वो हमेशा एडेनिन के अपोजिट होगी। दूसरी तरफ जो साइटोसिन है या गवानिन है वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। साइटोसिन और गवानिन के दरमियान ट्रिपलेट बॉन्ड्स पाया जाता है, जबकि एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड इस स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है। दोनों के दोनों जो चेन्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और एडेनिन ने हमेशा पेयर अप करनी है थायमिन के साथ, और इस तरह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके अंदर फॉर्मेशन होगी, जबकि गवानिन ऑलवेज पेयर अप विद साइटोसिन एंड फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर है? ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो लिपटे हुए हैं एक दूसरे के साथ, ताकि जो है ना वो 10 बेस पेयर्स बना सकें। क्या बना सकें? 10 बेस पेयर्स, 10 बेस पेयर्स। उन 10 बेस पेयर्स के अंदर जो है वो 20 बेसिस मौजूद होंगी। इन ईच टर्न, हर टर्न में क्या होंगी? 20 बेसिस मौजूद होंगी। जब एक कंप्लीट टर्न हो जाता है ना तो उसकी जो लेंथ होती है, जब कंप्लीट टर्न होता है तो उसकी जो लेंथ होती है ना वो 34 एंगस्ट्रम यूनिट्स की इक्वल होती है। और वन जो एंगस्ट्रम है ना, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 1/100 मिलियन ऑफ सेंटीमीटर के, मिलियंथ ऑफ सेंटीमीटर्स के। डीएनए की जो अमाउंट होती है ना वो फिक्स होती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए, और ये डिपेंड करती है क्रोमोसोम्स के नंबर के ऊपर। अमाउंट ऑफ जो डीएनए ना वो जर्म लाइन सेल्स के अंदर जिसमें जिसमें स्पर्म्स और ओवा आ जाते हैं तकरीबन हाफ होती है। क्या होती है? ऑलमोस्ट हाफ टू डेट ऑफ द सोमेटिक सेल्स। क्लियर है ये किस तरह से हर एक की फॉर्मेशन हो रही होती है। कहीं पे थायमिन है, कहीं पे गवानिन है और कहीं पे साइटोसिन है। दिस इज दी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉडल। अब टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ सेल्स के हवाले से। टाइप्स ऑफ सेल्स, अगर हम लोग बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो इसमें अमाउंट जो डीएनए है ना पर न्यूक्लियस पिकोग्राम के केस में, इन द केस ऑफ चिकन तो वो है 2.3, ठीक है। जबकि कार्प में हम लोग देखें तो 3.3 ही जाती है। क्लियर है? ये मैंने बताई है अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए
पर न्यूक्लियस इन केस ऑफ चिकन, ठीक है। और ये है कार्प। लीवर सेल्स की अगर हम बात करें, किसकी, लीवर सेल्स की, तो इसके अंदर आ जाता है 2.4 और इसमें आ जाता है 3.3। किडनी सेल्स को अगर हम लोग देखें, किडनी सेल्स को, किसको अगर हम देखें, किडनी सेल्स को अगर हम लोग देखें, किडनी सेल्स 2.4 है, यहाँ पे 3.3 है। स्पर्म सेल्स देखें हम लोग, स्पर्म सेल्स के अंदर जो है वो रेशियो आ जाती है 1.3। ये पिकोग्राम के केस में चिकन में, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है 1.6। क्लियर है। दीज आर ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA।